स्टार्ट करते हैं क्लास 7th चैप्टर 8 पार्ट 2 से। पार्ट 1 के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। किस तरह से चीज़ें डेवलप होनी शुरू हुई थी नॉर्थ इंडिया में रिलीजियस वे में। द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी सॉ अ न्यू वेव ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। यानी 13th सेंचुरी के बाद भक्ति मूवमेंट ने एक नया रूप ले लिया था नॉर्थ इंडिया के अंदर। दिस वॉज एन एज when Islam, Brahmanical Hinduism, Sufism, various strands of bhakti and the Nath Panth, Siddhis and Yoga influenced one another। अब ये हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब क्या हुआ था, सब लोगों ने, चाहे सारे अलग अलग रिलीजन के थे, चाहे हिंदुइज्म थे, इस्लाम थे या योगीज थे जो इस सब पे बिलीव नहीं करते थे, उन लोगों ने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया था। We saw that new towns and kingdoms were emerging and people were taking up new professions and finding new role for themselves। हमने क्या देखा कि नए टाउन्स उभर रहे थे, नए किंगडम उस टाइम पे उभर रहे थे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और लोग क्या कर रहे थे, लोग भी नए नए प्रोफेशंस ढूंढ रहे थे क्योंकि एज इकोनॉमिकली इम्प्रूवमेंट हो रही थी और बाकी चीज़ें बढ़ रही थी, तो उन लोगों को भी नए प्रोफेशंस और नए रोल ढूंढने पड़ रहे थे। सच पीपल स्पेशली क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड लेबरर्स thronged to listen to these new saints and spread their ideas। अब ये क्या होता था, ये जो लोग थे, चाहे वो क्राफ्ट पर्सन हो जो चीज़ें बनाते थे, पीजेंट छोटे छोटे किसान हों, ट्रेडर्स हों, लेबरर्स हों, ये लोग क्या कर रहे थे, ये सुन रहे थे नए सेंट्स को जो भी उनके आइडियाज़ होते थे और उनको स्प्रेड कर रहे थे। ठीक है, सम ऑफ देम लाइक कबीर, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, एंड बाबा गुरु नानक, उन्होंने क्या करा, सारे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन जो मतलब उनको लगता था कि सही नहीं है, सही इन द सेंस कई फैक्टर्स में आप ले सकते हैं, जो या तो एक तरह से उनको सही नहीं लग रहे थे कि सोशल वे में वो सही नहीं है, या फिर वो इनजस्टिस कर रहे हैं, या कुछ भी ले लीजिए, वो सारे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को मतलब मान नहीं रहे थे। अदर लाइक तुलसीदास एंड सूरदास एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस बट वांटेड टू मेक दीज एक्सेसिबल टू ऑल। अब तुलसीदास एंड सूरदास की बात करें तो वो इन चीज़ों को मानते थे और ये चाहते थे कि ये चीज़ें औरों में भी स्प्रेड हों। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म रामा, उन्होंने क्या किया, गॉड को रामा की फॉर्म में माना। तुलसीदास कंपोजिशन द रामचरितमानस रिटन इन अवधी, अ लैंग्वेज यूज्ड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। यानी कि तुलसीदास ने जो कंपोजिशन करी थी रामचरितमानस, बहुत फेमस है, अभी भी हम पढ़ते हैं रामायण पूरा जो भी उससे रिलेटेड, तो उन्होंने क्या बोला था, वो अवधी में लिखी गई थी। ठीक है, और ये लैंग्वेज ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी। इज़ इम्पॉर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इट्स डिवोशन एंड एज अ लिटरेरी वर्क। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से उन्होंने भगवान को, मतलब राम जी को भगवान का दर्जा दिया था, और इस तरह से तो इम्पोर्टेंट है ही कि उनका डिवोशन दिख रहा है। उसके अलावा जो उन्होंने काम किया था, जो लिटरेचर टाइप काम लिखा, उसके लिए भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूरदास वॉज एन एर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। अब सूरदास की अगर हम बात करें, वो बहुत बड़े डिवोटी थे कृष्णा के, लॉर्ड कृष्णा के। हिज कंपोजिशन कंपाइल्ड इन द सूरसागर, सरस्वती एंड साहित्य लहरी एक्सप्रेस्ड हिज डिवोशन। जो भी उन्होंने कंपोजिशन लिखी हैं, उन्होंने उसमें उनके डिवोशंस शो हो रहे हैं। Also, contemporary was शंकरा देवा ऑफ असम who emphasized devotion to विष्णु। देखिए, अलग अलग लोगों का अलग अलग जगह विश्वास था। तो शंकराचार्य विष्णु जी के डिवोटी थे, उन्होंने प्लेज बनाए, पोएम्स बनाई असमीज में। ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामगढ़ ऑफ हाउस ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर। उन्होंने क्या करा, प्रैक्टिस शुरू करी, किस चीज़ की, देखो नामगढ़, यानी कि अब यहाँ पे लिखा भी है उसका, बट बेसिकली वो जगह जहाँ पे लोग आके प्रेयर कर सकें और क्या कर सकें, अ प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूज़ टू डेट। यानी कि ये जगह, ये चीज़ें आज तक हो रही हैं जहाँ पे लोग बैठ के प्रेयर करते हैं, कोई अगर गाने होते हैं तो उनको रेसिटेशन। दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड सेंट्स लाइक दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। ठीक है, अब ये जो चीज़ें थी कि रिसिटेशन होता था, प्रेयर वगैरह गाई जाती थी, इस सब में काफ़ी लोग थे, सेंट्स भी थे, उनके नाम लिखे हुए हैं। मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन द 16th सेंचुरी। मीराबाई कौन थी, एक प्रिंसेस थी जिनको मेवाड़ की एक फैमिली में उनकी शादी हुई थी 16th सेंचुरी में। मीराबाई बिकेम अ डिसिपल ऑफ रविदास, अ सेंट फ्रॉम अ कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल। तो मीराबाई ने क्या किया, रविदास के जो काम था उसको स्प्रेड करने की काफ़ी कोशिश भी करी, उनको मानती भी थी। और वो कौन थे, रविदास, अ सेंट, वो एक ऐसे मतलब साधु थे जो अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे।
शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा एंड composed इननंबरेबल भजन्स एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिवोशन। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिवोटेड थी कृष्णा के लिए, और उन्होंने कई सारे भजन बनाए थे अपनी मतलब डिवोशन के थ्रू, जिससे वो अपना जो भी उनकी भक्ति है, डिवोशन है, उसको एक्सप्रेस कर सके। और दूसरी चीज़, उनके सॉन्ग्स ने जो अपर कास्ट थे, मतलब अपर कास्ट के लोग, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो वो फॉलो करते थे, उनको चैलेंज किया, ठीक है, एंड बिकेम पॉपुलर विद मासेस इन राजस्थान एंड गुजरात। काफ़ी उनका जो काम था वो राजस्थान और गुजरात में काफ़ी मतलब पॉपुलर हो चुका था। अ यूनिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ द सेंट इज़ दैट देयर वर्क वर कंपोज्ड इन रीजनल लैंग्वेज एंड कुड बी संग। एक जो सेंट्स के जो काम होते थे, उनकी एक क्वालिटी ये थी कि वो रीजनल लैंग्वेज में थे, ठीक है, और उनको गाया भी जा सकता था। दे बिकेम इमेंसली पॉपुलर एंड वर हैंडेड डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी कि वो पॉपुलर होते गए और उसके बाद एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन भी होते गए। यूजुअली द पुअरेस्ट मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटी एंड वुमेन ट्रांसमिटेड दीज सॉन्ग। यानी कि जो गरीब लोग होते थे, जो कम्युनिटी जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, अनटचेबल भी हो गए, इसमें बहुत सारे हो गए, उन या फिर औरतें, वो इन गानों को ट्रांसमिट करती थी और उसके साथ साथ वो अपना एक्सपीरियंस भी जोड़ देते थे। दस द सॉन्ग as we have them today are as much a creation of the saint as of generation of people who sang them। क्योंकि लोग अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जोड़ के उसमें नई चीज़ें ऐड करते थे, तो जो चीज़ें आज हम सुनते हैं वो एक तो सेंट के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें वो तो हैं ही, उसके अलावा लोगों ने जो जो चीज़ें ऐड कर दी वो भी इसके अंदर है। दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर, और ये हमारे कल्चर का पार्ट हो चुका है। उसके बाद है अ क्लोजर लुक कबीर। अब हम कबीर के बारे में बात करेंगे। कबीर, who probably lived in the 15th-16th century, was one of the most influential saints। तो कबीर के बारे में बोलते हैं कि 15th-16th सेंचुरी में तो वो थे ही, उसके अलावा बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सेंट्स थे, उनको बहुत लोग मानते थे, काफ़ी लोग जानते थे। ही वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली ऑफ मुस्लिम जुलाहाज, यानी कि उनको उनकी जो फैमिली थी वो मुस्लिम थी, और वीवर्स मतलब जो सिलने का काम करते हैं, कहाँ पे, बनारस के किनारे पे वो सेटल थी उनकी फैमिली। वी हैव लिटिल रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ। उनकी लाइफ के बारे में बहुत ही कम एकदम सच इन्फॉर्मेशन है। वी गेट टू नो ऑफ हिज आइडियाज़ फ्रॉम अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस कॉल्ड साखीज एंड पद्स सेफ टू हैव बीन कंपोज्ड बाय हिम एंड संग बाय वेंडरिंग भजन सिंगर्स। यानी उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो कैसी मिली है, जो भी उन्होंने वर्सेस लिखे थे या फिर जो सखीज़ और पद उन्होंने गाए थे और जो भी चीज़ उन्होंने कंपोज की थी और जो लोगों ने वहाँ पे जो लोग गाते थे उनके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवनी एंड बिजाक। उसमें से कई हैं जो कलेक्ट करे गए और प्रिजर्व करे गए, कहाँ पे, गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवानी में और बिजाक में। अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो बुक्स होती थी उस टाइम के ग्रंथ होते थे, वहाँ उनके काम को वो करा गया। इस तरह से कई सारी ये भी दिखाया हुआ है, कबीर जी वर्किंग मतलब काम कर रहे हैं लूम पे, ये एक उनकी कंपोजिशन है। नाउ कबीर टीचिंग वर बेस्ड ऑन अ कंप्लीट इंडीड वेहमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। कबीर जी जो भी बोलते थे, पढ़ाते थे, वो कम्प्लीटली मतलब ऐसा था कि मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस को रिजेक्ट करते थे। लाइक वो ऐसा नहीं है कि हिंदू के फेवर में थे, इस्लाम के फेवर में थे, वो हर तरह के जो भी ये सोसाइटी बेस्ड क्लासेस और कास्ट सिस्टम होता है उसके अगेंस्ट थे। उन्होंने वो कम्प्लीटली रिजेक्ट किया था। उनकी जो टीचिंग थी, उन्होंने ऑल फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम, या फिर जो प्रीस्टली क्लासेस होती है या जो कास्ट सिस्टम है, सबको उन्होंने रिजेक्ट किया था। उनकी जो लैंग्वेज थी पोएट्री की, वो ऐसी हिंदी थी जो नॉर्मली लोग समझ सकते थे, ठीक है। और दूसरी चीज़, क्रिप्टिक लैंग्वेज यूज़ करते थे, मतलब थोड़ा मिस्टीरियस फॉर्म में वो अपनी पोएम्स बनाते थे जो फॉलो करनी थोड़ी मुश्किल होती थी। Kabir believed in a formless supreme God and preached that the only path to salvation was through bhakti और devotion। उन्होंने ये माना कि एक ही भगवान है, एक सुप्रीम गॉड है और वहाँ तक पहुँचने के लिए भक्ति की ज़रूरत है। कबीर ड्रू हिज फॉलोअर फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। तो मतलब कबीर को ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिमों ने फॉलो किया या हिंदूज़ ने फॉलो किया, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को अपनी तरफ खींचा, बहुत फॉलोअर्स थे उनके दोनों जगह से। अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबा गुरु नानक के बारे में। वी नो अबाउट बाबा गुरु नानक देन अबाउट कबीर, यानी कि बाबा गुरु नानक के बारे में ज़्यादा जानते हैं हम लोग कबीर जी के कंपैरिजन में। बॉर्न एट तलवांडी
ही ट्रैवल वाइडली बिफोर एस्टेब्लिशिंग अ सेंटर एट करतारपुर। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे वो पैदा हुए थे, जो नानका साहिब है पाकिस्तान में। उसके बाद वो ट्रैवल करे और उन्होंने एक सेंटर अपना इस्टेब्लिश किया करतारपुर में। अ रेगुलर वर्शिप दैट कंसिडर्ड ऑफ द सिंगिंग ऑफ हिज ओन हिम्स वॉज इस्टेब्लिश देयर और हिज फॉलोअर्स। यानी कि खुद के गाने गाना, खुद के हिम मतलब होता है जैसे छोटे छोटे से गीत संगीत या छोटी छोटी सी कविताएं वो गाते थे और उनके फॉलोअर्स भी करते थे। रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड, कास्ट और जेंडर, दिस फॉलोअर एट टुगेदर इन द कॉमन किचन लंगर। अब एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी थी वो ये थी कि कोई भी कास्ट के लोग हों, कुछ भी हो, वो सब एक ही जगह खाते थे, जो लंगर होता था वहाँ खाते थे। द सेक्रेट स्पेस दस क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक वॉज नोन एज धर्मसाल। यानी कि वो जगह जो एक तरह से होता है ना सीक्रेट, बिल्कुल होली जगह जहाँ भगवान को मानते हैं या मानते हैं कि वास करते हैं, वो बनाई गई थी और इसको हम गुरुद्वारा बोलते हैं। बिफोर हिज डेथ इन 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर एज हिज सक्सेसर। जब उनकी डेथ हुई थी उससे पहले बाबा गुरु नानक ने एक अपने ही आगे वाली जनरेशन में से एक बंदे को क्या किया था, साइन कर लिया था कि ये ही मेरे आगे देखेंगे जो चीज़ें हैं। उनका नाम था लहना, बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद। यानी कि उनका नाम लहना था बट बाद में उनको गुरु अंगद बोला गया। सिग्निफाइज दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ। मतलब कि उससे क्या पता चला कि वो बाबा गुरु नानक का ही पार्ट थे। गुरु अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक। जो गुरु अंगद थे उन्होंने बाबा गुरु नानक की जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई थी, जो भी चीज़ें लिखी थी, उस सब को कंपाइल किया। टू विच ही एडिड हिज ओन अ न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी। और जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद कुछ चीज़ें ऐड करी और एक नई स्क्रिप्ट बनाई जिसको बोला जाता है गुरुमुखी। द थ्री सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक। यानी कि जो आगे के तीन सक्सेसर थे, जो आगे 3 जनरेशन में लोग आए, जो उनके आगे थे, उन्होंने भी नानक नाम के अंदर ही चीज़ें लिखी। एंड ऑल ऑफ देयर कंपोजिशन वर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन इन 1604। और फाइनली जो सारी चीज़ें थी वो कंपाइल की गई थी गुरु अर्जन ने उनके द्वारा 1604 में। ठीक है, टू दिस कंपाइलेशन वर एडेड द राइटिंग ऑफ अदर फिगर्स लाइक शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर। तो ये सारे लोगों ने जो लिखा, जो भी वो बोलते थे, वो सब चीज़ें धीरे धीरे ऐड हो गई। इन 1706 उसके बाद क्या है, दिस कंपाइलेशन वॉज ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर। यानी उसके बाद जो गुरु तेग बहादुर थे, उनके जो सन थे और सक्सेसर आगे वाले जो थे गुरु गोबिंद सिंह, बेसिकली उनको हम उन्होंने मिला के सारी चीज़ें अभी तक की सब मिला के एक बनाई, और वो बोला जाता है गुरु ग्रंथ साहिब, द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिख लोग बहुत मानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब होता है जहाँ पे उनको जवाब मिलते हैं। तो मतलब ये दिखाया है कि किस तरह से वो स्टार्ट हुआ और किस तरह से जो गुरु ग्रंथ साहिब हम देख रहे हैं वो बनी। द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक्स फॉलोअर इंक्रीज्ड थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर। जो गुरु नानक के जो फॉलोअर्स थे धीरे धीरे 16th सेंचुरी में बढ़ते गए उनके सक्सेसर के अंडर। दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्टेस बट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन प्रिडोमिनेटेड। अलग अलग कास्ट के लोग थे, अलग अलग मतलब ऑक्यूपेशन के लोग थे, लेकिन जो मेन थे वो थे एग्रीकल्चर में जो काम करते थे, जो आर्टिजन्स थे, जो क्राफ्ट का काम करते थे, क्राफ्ट पर्सन, ये सब थे। दिस मे हैव समथिंग टू डू विद बाबा गुरु नानक्स इंसिस्टेंट दैट हिज फॉलोअर मस्ट बी हाउस होल्डर एंड शुड अडॉप्ट प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशन। ये इसलिए रहा होगा क्योंकि जो बाबा गुरु नानक थे उनका ये मानना था कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ऐसे हों जिनके घर भी हों और वो एक प्रोडक्टिव एंड यूज़फुल ऑक्यूपेशन करें, मतलब वो ऐसा काम करें कि उनका काम भी चले। और दूसरी चीज़, उसके बाद जब वो खुद काम करेंगे तो वो जो जनरल फंड होते हैं, यानी कि जो कम्युनिटी के भला करने के लिए जो फंड होते हैं, लोगों का भला करने के लिए जो फंड होते हैं, वहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करें। Now, by the beginning of 17th century, the town of Ramdaspur, that is Amritsar, had developed around the central Gurudwara called हरमंदर साहिब गोल्डन टेम्पल। यानी 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो टाउन है अमृतसर वो डेवलप होना शुरू किया था वहाँ के एक मेन गुरुद्वारा के आसपास, जिस गुरुद्वारा को हम गोल्डन टेम्पल बोलते हैं। ये सेल्फ गवर्निंग था एंड मॉडर्न हिस्टोरियन रेफर्स टू अर्ली 17th सेंचुरी सिख कम्युनिटी
एज अ स्टेट विद द स्टेट, मतलब कि खुद ही वो ध्यान रखते थे उनका पूरा का पूरा। तो जो हिस्टोरियंस हैं वो उनके अर्ली 17th की सिख कम्युनिटी को बोलते हैं अ स्टेट विद इन द स्टेट, मतलब अपने आप ही ध्यान रखते थे हर चीज़। मुगल एम्परर जहांगीर लुक्ड अपॉन दैम एज पोटेंशियल थ्रेट एंड ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन इन 1606। जो मुगल एम्परर थे जहांगीर, उनको ये लगा कि ये थ्रेट है, खतरा है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि गुरु अर्जन को हटाना है। द सिख मूवमेंट बिगेन टू गेट पॉलिटिसाइज इन द 17th सेंचुरी, अ डेवलपमेंट विच कल्मिनेटेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा बाय गुरु गोविंद सिंह इन 1699। उसके बाद क्या हुआ, एक सिख मूवमेंट स्टार्ट हो गया, क्योंकि उनके खिलाफ जहांगीर ने भी ऑर्डर दे दिए थे, तो फिर उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन तैयार किया। वहाँ पे सारे के सारे मतलब लोग एक साथ हुए, जो कम्युनिटी थी सिख की, उनको खालसा पंथ जो बोला गया वो एक पॉलिटिकल एंटिटी हो गई, ठीक है। पहले वो इन चीज़ों में नहीं थे, फिर धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स में भी आ गए थे, क्योंकि उनके एग्जीक्यूशन की बात हो गई थी। द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th and 17th सेंचुरी इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द सिख मूवमेंट, यानी कि जो हिस्टोरिकल सिचुएशंस हैं जो चेंज होती हैं 16th और 17th सेंचुरी के बीच, उसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई सिख मूवमेंट की, ठीक है। यानी कि जो सिचुएशन थी उसकी वजह से सिख मूवमेंट को मतलब कहते हैं ना हवा मिली। और सिख मूवमेंट क्यों हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली जहांगीर ने बोल दिया था कि इनको हटवाना है। द आइडियाज़ ऑफ बाबा गुरु नानक हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दिस डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जो बाबा गुरु नानक थे उनके आइडियाज़ का बहुत इम्पैक्ट, बहुत असर था इन डेवलपमेंट्स पे। ही एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड। उन्होंने ये भी बोला था कि ज़रूरी है एक भगवान की पूजा करना, मतलब उनको ही मानना। ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर was irrelevant for attaining liberation। मतलब उनको ये लगता था और ये मानते भी थे कि जो ये कास्ट है या किसी के कास्ट के आधार पे सोशल भेदभाव जो होता है वो बेकार है, और अगर किसी को आज़ादी चाहिए या फिर सेल्वेशन चाहिए, उसे अपनी जो भी काम उसने किया उसे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उसके लिए ये सब बेकार चीज़ें हैं जिनको नहीं मानना चाहिए। उनका जो आइडिया था लिबरेशन का वॉज नॉट दैट ऑफ अ स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लिस बट रेदर द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट। देखो उनका ये मानना था, जैसे बाकी लोग मानते थे ना सेल्वेशन की, आप बस अपने आप को पहचान लो, अपने अंतरी मन को पहचान लो फिर आगे बढ़ो। उनका ऐसा नहीं था। उनका था कि एक इंसान को एक एक्टिव लाइफ परस्यू करनी चाहिए और खुद की सोशल कमिटमेंट उन्हें फॉलो करनी चाहिए जो वो मानते हैं, ठीक है। ही हिमसेल्फ यूज द टर्म नाम धन एंड इंसान स्नान फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग विच एक्चुअली मीन्ड राइट वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। यानी कि उनके हिसाब से, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, उन्होंने खुद माना कि जो भी है राइट वर्शिप मतलब अच्छे तरीके से आप मानो जो भी हैं, वेलफेयर ऑफ अदर्स दूसरों का भला मानने की कोशिश करो, भला करने की कोशिश करो और ढंग से करो, किसी भी मतलब लालच के बिना, और ढंग से उसको प्रॉपरली करो। हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेंबर्ड एज नाम जपना, कीर्ति करना एंड वंद चकरना। तो अब उनकी जो भी चीज़ें थी उनको इन नाम से जाना जाता है, विच ऑल्सो अंडरलाइंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। जिसमें इम्पॉर्टेंस किसको दी गई है, सही तरह से भगवान पे भरोसा रखना, उनकी पूजा करना, सच्चे तरीके से रहना, मतलब कुछ गलत नहीं करना और दूसरों की हेल्प करना। दस बाबा गुरु नानक आइडिया ऑफ इक्वालिटी हैड सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। तो बाबा गुरु नानक का जो आइडिया था इक्वालिटी का, उसमें काफ़ी चीज़ें आई आगे, पॉलिटिकल वो भी थे, चीज़ें थी। दिस माइट पार्टली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ फॉलोअर्स ऑफ बाबा गुरु नानक एंड द हिस्ट्री ऑफ फॉलोअर्स द अदर रिलीजियस फिगर ऑफ द मिडीवियल सेंचुरीज लाइक कबीर, रविदास एंड दादू, हुज आइडियाज़ वर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ बाबा गुरु नानक। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, हिस्ट्री आपने पढ़ी कि कैसे फॉलोअर्स जो थे, मतलब जो बाबा गुरु नानक के फॉलोअर्स थे, और जो फॉलोअर्स जैसे कि मिडीवियल सेंचुरी में कबीर थे, रविदास थे, उनके जो चीज़ें वो फॉलो करते थे, मानते थे, वो डिफरेंट थे बट कहीं ना कहीं वो सेम थे, ठीक है। थे वो अलग अलग, बिलीफ अलग अलग थे, लेकिन एट द एंड जो रिज़ल्ट, मतलब जो एक चीज़ निकालो तो निचोड़ निकालो तो वो बहुत हद तक सेम थे। तो ये था पार्ट 2 क्लास 7th चैप्टर 8 का डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। पार्ट 1 के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। उसके अलावा हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, सिविक्स की वीडियोज़ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी है, आप उन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।